स्वागत है दोस्तों। आज फिर से मैं वही महत्वपूर्ण नियमावली पर चर्चा करने आया हूँ। आपने पीछे के वीडियो में देखे होंगे कि ओम का नियम, किरचॉफ के नियम है, जूल के नियम है, ये सब हमारी नियमावली चल रही है। तो आज मैं बात करूँगा फैराडे के नियम की। किसके? फैराडे के नियम। तो सबसे पहले माइकल फैराडे ने जो नियम दिए थे वो किससे संबंधित हैं, ये चीज हमें ध्यान रहनी जरूरी है। तो फैराडे ने किससे संबंधित दिए थे? वैद्युतिक अपघटन से संबंधित नियम दिए थे। किससे संबंधित? वैद्युतिक अपघटन से। आज के इस वीडियो में आपको मैं इस प्रकार से पूरी डिटेल से बताऊंगा कि अगर आपने वीडियो एक बार पूरा देख लिया ध्यानपूर्वक तो आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही रटने की जरूरत पड़ेगी। रटने का काम नहीं है, सिर्फ समझना। आपको वीडियो को देख करके समझना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्किप कर दिया तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो, बात कर रहे थे फैराडे के नियम की, और फैराडे का नियम किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? वैद्युतिक अपघटन के लिए। किसके लिए? वैद्युतिक अपघटन के लिए, या मैं बोल दूं इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया के लिए। इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया के लिए। किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस से या वैद्युतिक अपघटन क्रिया के लिए। तो फैराडे ने वैद्युतिक अपघटन संबंधी कितने नियम दिए थे? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम दिए थे। क्या क्या है नियम? तो देखो, पहला नियम नंबर 1 पर क्या है? प्रथम नियम या पहला नियम। पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम। अब आपको फटाफट याद हो जाना चाहिए कि फैराडे ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। एक को पहला नियम बोलते हैं और दूसरे को द्वितीय नियम बोलते हैं। अब इनके नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जबकि पहले अभी आपको बताया मैंने कि ये किसके लिए कार्य कर रहा है। तो ये करता है वैद्युतिक अपघटन की क्रियाओं संबंधी कार्य। और वैद्युतिक अपघटन को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देते हैं। तो देखो, पहला नियम या मुक्त विलयन नियम, मुक्त द्रव्यमान का नियम, इसको बोलते हैं मुक्त द्रव्यमान का नियम। तो मुक्त द्रव्यमान का नियम, अब मुक्त का मतलब मुक्त होना या फ्री होना। जैसे हमारे पास किसी भी पात्र में कोई भी विलयन पड़ा है, उस विलयन में से अलग अलग पदार्थों का एक घोल है, इस घोल में से कुछ पदार्थ अलग करने हैं या मुक्त करवाने हैं हमें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान मुक्त करना। और ये उसी से संबंधी हमारा नियम है। तो इस नियम में क्या बोलता है कि किसी भी विलयन में धारा का प्रवाह किया जाए, धारा का प्रवाह किया जाए। देखो, नाम यहां पर आपने पहले ही देखा वैद्युतिक अपघटन, तो इसलिए विद्युत का प्रवाह होगा और उसी से क्या होगा? अपघटन। अपघटन मतलब टूटना। प्रवाह किया जाए तो विलयन आयनों में टूटकर कुछ द्रव्यमान मुक्त करता है या त्यागता है। मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। अब देखो, द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? एम से। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? जेड आई टी, जेड इंटू आई इंटू टी, जेड इंटू आई इंटू
टी। तो एम क्या है? एम है पदार्थ का द्रव्यमान। तो यहां मैं लिख देता हूं एम बराबर क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान। जेड क्या है? जेड है पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। क्या है? रासायनिक तुल्यांक। आई क्या है? विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा का मान। और टी क्या है? टी धारा प्रवाह का समय। टी क्या है? धारा प्रवाह का समय। टी क्या है हमारा? धारा प्रवाह का समय। अब देखो एम हमने देखा है, तो ये किस में लेंगे? एम को किस में मापेंगे? एम ग्राम में आएगा। रासायनिक तुल्यांक है आई एम्पियर में, टी सेकेंड में। तो ये हमारा फैराडे का पहला नियम था, जिसमें हमें क्या बताया गया है कि किसी भी विलयन में, ये विलयन है, इसमें हमने क्या किया है? विद्युत धारा दी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। विद्युत धारा का प्रवाह करवाया तो क्या हो गया? विलयन अपने मूल आयनों में टूट गया, और जब मूल आयनों में टूटा तो कुछ द्रव्यमान उस विलयन से क्या हो गया? अलग हो गया या मुक्त हो गया। तो कितना द्रव्यमान अलग हुआ है? तो एम द्रव्यमान हमने माना है कि अलग हुआ है। तो एम का सूत्र क्या हो गया? एम बराबर जेड आई टी। अब आपसे पूछा जाए कि एम किस पर निर्भर करता है? तो एम जेड आई और टी तीन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की। किसकी? फैराडे की। अब हम बात करेंगे द्वितीय नियम की। तो फैराडे का द्वितीय नियम, ये क्या बोल रहा है? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या बोल रहा है? द्वितीय नियम बोलता है, इसको पहले तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है तुल्यांक अनुपात नियम। क्या नाम है? तुल्यांक अनुपात नियम। क्योंकि इस नियम में हम देखेंगे कि दो या दो से अधिक तुल्यांकों के बीच में अनुपात किया जाएगा, या दो या दो से अधिक तुल्यांकों के अनुपातों की चर्चा होगी। तो ये क्या बोलता है कि अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग पदार्थों से मुक्त होने वाले द्रव्यमान का मान उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों पर निर्भर करता है जब धारा एवं समय एक समान रहे। क्या रहे? एक समान रहे। अभी हमने पिछले नियम में देखा था कि m बराबर क्या होता है? जेड आई टी। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो या तीन अलग अलग विलयन है। तो मैं मान लेता हूं कि दो विलयन है। तो देखो, कोई पहले विलयन में हमने धारा प्रवाहित की आई मान की और टी समय के लिए, तो कितना द्रव्यमान मुक्त हुआ है? बराबर Z1 आई टी। और वही धारा हमने उसी उतने समय के लिए किसी दूसरे विलयन में भी प्रवाहित करी, तो M2 बराबर क्या हो गया? Z2 आई टी। तो ये बोलता है कि इनका अनुपात है वो रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के रूप में रहेगा। तो आइए देखते हैं, M1 बटा M2 बराबर Z1 आई टी बटा Z2 आई टी। आई टी से आई टी कैंसिल, शेष क्या बच गया हमारे पास? M1 बटा M2 बराबर Z1 बटा Z2। तो फाइनली क्या आ गया? M1 बटा M2 बराबर Z1 बटा
Z2। ये हमारा क्या हो गया है, द्वितीय नियम का सूत्र हो गया है, जो हमने अभी बात किया था कि तुल्यांक अनुपात। तो ये देखो, ये हमारा तुल्यांक अनुपात है। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि तुल्यांक अनुपात जितना होगा उसी अनुपात में विलयन से द्रव्यमान मुक्त होंगे। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस की अभिक्रिया कहाँ काम में आती है। ये अभिक्रिया कहाँ, तो ये अभिक्रिया कहाँ काम में आती है। तो ये अभिक्रियाएं आपने देखा होगा कि धातुलेपन करने में, धातु शुद्धिकरण में, और इलेक्ट्रोटाइपिंग जैसे कार्यों में ये अभिक्रियाएं काम में ली जाती हैं और वहीं पर इन नियमों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे कि ये नियम हमेशा, इलेक्ट्रोलाइसिस की अभिक्रिया है वो हमेशा केवल एवं केवल BC पर की जाती है। किस पर की जाएगी, BC पर। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल पर, इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आप देखते रहें। थैंक यू।